हेलो एवरीवन, ये हमारी फोर्थ वीडियो है। दिस इज फोर्थ वीडियो ऑफ चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12। पहला चैप्टर है। इससे पहले वाली 3 वीडियोस में मैंने सारा इंट्रोडक्शन से लेकर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए थे और आज हम रिलेशंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन भी लिखूंगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। क्वेश्चन लिखने का मेन रीजन यही है कि क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी है उसके सॉल्यूशन से पहले। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगा, देन उसको सॉल्व करूंगा सो दैट आपको अच्छे से वो चीज समझ आए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स रख रहा हूं जिसकी हेल्प से आप अपने प्रॉपर आंसर को लिख पाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस उस चीज को याद करके चलना, आपके सारे क्वेश्चन समझ कवर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको लिखने में, उसके आंसर को लिखने में। तो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे लिखते हो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां से मैं आपको कुछ बता रहा हूं, वो चीजें आपने याद रखनी है। तो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि भाई ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया था, पिछली वीडियो के अंदर यही चीज एक्सप्लेन करी थी। अब आपको इसके लिए क्या याद रखना है कि आपने डायरेक्ट पुट करना है इस चीज को ए कॉमा ए इन रिलेशन। बस यही आपका एक शॉर्टकट है। आप डायरेक्ट पुट कर दोगे ए कॉमा ए को रिलेशन में। अगर ये सेटिस्फाई कर देगा तो यस, हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपने इस चीज को याद रखना कि वी हैव टू डायरेक्ट पुट ए कॉमा ए इन रिलेशन, जो भी गिवन होगा ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए आप क्या करोगे? सिमेट्रिक के लिए आप क्या करोगे? सिमेट्रिक के लिए आप पहले लेट कर लोगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आप लेट कर लोगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कि भाई ए बी ऑलरेडी रिलेशन में है। आपने ये एज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लिया, वी हैव एज्यूम्ड दैट ए कॉमा बी इज ऑलरेडी इन रिलेशन, ऑलरेडी इन रिलेशन। तो आप सबसे पहले आप ये लेट करके चलोगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप चेक करोगे, चेक करोगे आप, यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक कि बी कॉमा ए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बी कॉमा ए भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यस इट इज सिमेट्रिक, नहीं कर रहा तो नो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिंपल सा लॉजिक है। और नो के लिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना ही काफी होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए नहीं है, बस खत्म स्टोरी। उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं सोचना। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव भाई साहब पर बहुत ही आसान है। ये भी आपको 2 लेट करके चलने हैं कि लेट कर लिया ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है। आपके पास यहां से कंडीशन 1 आएगी, आपके पास यहां से कंडीशन 2 आएगी। आपने दोनों कंडीशंस को ऐड कर देना है, ऐड 1 एंड 2। तो इससे क्या होगा, अपने आप ए सी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। और अगर ए सी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा तो आप लिख दोगे यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर। अब इस चीज को देख लेना। तो यही चीज फॉलो करते हुए चलते हैं और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड लेट आर बी द relation in a defined by r is equal to a comma b where a is equal to b। तो अब इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें सेट गिवन है वो a गिवन है, दिस इज द सेट। और किसका सेट गिवन है? इंटीजर्स का। और r हमारा रिलेशन है इसी सेट से। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू ए हुआ होगा और उसमें से ये रिलेशन निकल कर आया। और रिलेशन कह रहा है कि r इज इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर a इज इक्वल टू b। तो ये रिलेशन होता है हमारा जो यहां पर ये दिया हुआ है। तो इसको समझना जरूरी है। तो अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है, प्रूव दैट r इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं अभी यहां पर। रिफ्लेक्सिव क्या होगा देखते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव, आर बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या बताई थी? मैंने आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में बोला था कि ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, यही बोला था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले लास्ट वीडियो जरूर देखें, कॉन्सेप्ट को समझे तभी क्वेश्चन समझ आएंगे, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अभी मैंने मान लिया कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, यानी कि इसमें ए होगा, इसमें ए होना चाहिए, क्योंकि मैंने मान लिया ये रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने लिखा कि दिस इंप्लाइज कि रिफ्लेक्सिव है इसलिए कि ए जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है? मैं मार्क करके दे रहा हूं, क्या ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है? रिलेशन क्या था कि ए और बी दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ए और बी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और क्या ए के इक्वल होता है? होता है। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू ए विच इज ट्रू। तो इसका मतलब जो मैंने माना कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये मैंने माना कि ये रिफ्लेक्सिव है, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये ट्रू आ रहा है। तो इसलिए क्या हुआ? 10 आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट आते हैं हम सिमेट्रिक पर। अब हम सिमेट्रिक पे चलते हैं। सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहां पर भी हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि लेट कर लो सबसे पहले ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये मैंने पहला वाला पार्ट लेट करा है, इस चीज को ध्यान रखना, पहले वाला पार्ट मैंने लेट करा है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे एक को लेट करना होता है, मैंने आपको बताया था, और दूसरे वाला पार्ट जो है वो आना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया कि ए बी जो है वो आर में आ रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो आपने क्या करना है, इसकी वजह से आपने लिखा कि दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि मैंने मान लिया है कि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है। अब आप खुद सोचो कि अगर ए बी के इक्वल है तो क्या बी ए के बी इक्वल होगा? हाँ होगा। अगर बी ए के इक्वल है तो इसका मतलब बी कॉमा ए जो है वो आर को बिलोंग करेगा, करेगा। तो 10 आर जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। थर्ड पर आते हैं। थर्ड हमारा था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भाई साहब बहुत आसान होता है बट बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसमें आप पहले दो लेट करोगे, डेफिनेशन के पहले दो वाले पार्ट। तो पहले दो पार्ट्स को हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए भाई साहब बी के इक्वल है। दूसरा आपने लेट कर लिया बी सी बिलोंग्स टू आर, इससे क्या पता चला कि भाई बी सी के इक्वल है। अब आप खुद देख लो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चाहो तो ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ए और सी इक्वल होंगे। अदरवाइज आप इन दो सिचुएशंस को ऐड कर दो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में काम आ जाएंगी। तो अगर आप इन दोनों सिचुएशंस को ऐड कर देते हो, ऐड 1 and 2, तो देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू सी आ गया। अगर ए इज इक्वल टू सी आ रहा है तो इसका मतलब ए कॉमा सी जो है वो भी आर में आ रहा होगा। तो इसका मतलब आर जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो इसलिए अब आर जो है, एज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर जो है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही हमें प्रूव करना था।
दैट्स इट। क्लियर हुआ? आप हर क्वेश्चन में सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करोगे, आपने कुछ कहानियां नहीं डालनी है, बस आपने यही बात याद रखनी है कि अगर यस है तो आप डेफिनेशन को यूज कर रहे हो प्रॉपरली, और अगर नो है तो आप एक एग्जांपल देके समझा रहे हो कि भाई ये क्यों नहीं है या क्यों है। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर in the set A is equal to x belongs to z, that is integers, where x is between 0 and 12 including 0 and 12, given by r is equal to a comma b, क्योंकि रिलेशन में एलिमेंट्स a comma b की फॉर्म में होते हैं, where modulus of a minus b is a multiple of 5, is equivalence relation। एक नई चीज ऐड करते हैं यहां पर, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। ठीक है, ये ध्यान रखना, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, ये मैंने ऐड ऑन कर दिया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। पहली चीज की रिलेशन आ रहा है, कौन से सेट में है? ए सेट में। ए सेट क्या है? 0 से लेके 12 तक के नंबर्स, और रिलेशन दिया हुआ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 5 है, और प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में है, आपको ये मैं डिस्कस करूंगा सबसे एंड में, क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट सॉल्यूशन के एंड में, कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है और कैसे निकालते हैं। तो पहले हम अपने काम करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्योंकि इक्विवेलेंस चेक करना है। तो हम आते हैं रिफ्लेक्सिव पर। ध्यान से देखना, अभी मैं आपको रिलेट करके दिखा रहा हूं कि मैंने आपको क्या सिखाया। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था रिफ्लेक्सिव के लिए? आपको a कॉमा a को डायरेक्ट रिलेशन में पुट कर देना, और मेरा रिलेशन क्या है? मेरा रिलेशन ये दिया हुआ है, अलग पेन से कर देते हैं मार्क, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो आपने इसमें डायरेक्ट पुट कर देना है भाई, किसको? a कॉमा a को। तो हम लिखेंगे क्लियरली, अगर मैं a माइनस a मॉडुलस करता हूं, देखो मैंने a की जगह पर भी a डाल दिया और b की जगह पर भी a डाल दिया, तो मैंने लिखा क्लियरली a माइनस b जो होगा, a माइनस a जो होगा, मॉडुलस a माइनस a, वो 0 होगा। ठीक है ना? और 0 जो होता है वो मल्टीपल होता है 5 का, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया a कॉमा a जो है वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर ए ऑल a बिलोंग्स टू a कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। स्टोरी खत्म, मुझे ज्यादा नहीं कहानियां डालनी, बस जो मैंने आपको समझाया है इसको याद रखना कि मुझे डायरेक्ट पुट कर देना है उसमें, और कुछ नहीं करना। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया मैंने? सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया, सिमेट्रिक, इसके लिए मैंने आपको बताया, पहला लेट कर लो, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि a कॉमा b r में, a कॉमा b r में ऑलरेडी है। ये मैंने आप लोगों को एक आसान सी भाषा में लिख के दे दी है जिससे आपको याद रहे। a कॉमा b r में ऑलरेडी है, इसका मतलब हुआ कि ये रिलेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है कि a माइनस बी मॉडुलस इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब मैंने आपको इसके बाद बोला था कि एक लेट करने के बाद आपको चेक करना है कि b कॉमा a आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने सिंपल सी कहानी लिखी कि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5m, और अगर मैं b माइनस a करूंगा मॉडुलस तो ये भी 5m आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b कॉमा a जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने चेक कर लिया कि a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 5 है, जिसको मैं 5m लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे b माइनस a को भी 5m लिख सकता हूं, ऑब्वियसली मॉडुलस दिया हुआ है और इंटीजर्स की बात की जा रही है, तो b कॉमा a भी रिलेशन में आ रहा होगा। अगर b कॉमा a रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो r है हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। सिंपल, और कुछ नहीं सोचना।
ट्रांजिटिव पे आते हैं। जो ट्रांजिटिव के लिए कहानी सुनाई वो भी फॉलो करके देखते हैं कि होती है या नहीं। ट्रांजिटिव मैंने लिखा है यहां पे, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और इसका मतलब हुआ b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5। कहा था दो लेट कर लेना, दो कंडीशंस मिलेंगी उनको ऐड करना है। चलो भाई साहब कंडीशंस बनाते हैं। a माइनस बी को मैंने लिख लिया 5m, क्लियर, मॉडुलस। तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5m। भाई मॉडुलस था तो ध्यान रखना है, बेसिक सी चीज है। ये हमने फर्स्ट सिचुएशन मान ली, फर्स्ट कंडीशन मान ली। b माइनस सी भाई साहब को हमने मॉडुलस को 5n ले लिया, और b माइनस सी जो है उसको हमने प्लस माइनस 5n ले लिया, और इस भाई साहब को हमने सेकंड कंडीशन मान लिया। ये जो हमारी लास्ट सिचुएशन आ रही है। अब मैंने कहा था दोनों सिचुएशंस को ऐड कर देना, ठीक है, तो हमने दोनों सिचुएशंस को ऐड कर दिया, ऐड a एंड b। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो हमने ए सिचुएशन जो हमारे पास थी वो आ रही थी a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5m, और b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5n। और जब मैंने दोनों को ऐड करा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5m प्लस माइनस 5n। तो यहाँ b से b कैंसिल होके a माइनस सी क्या आ गया, यह आ गया प्लस माइनस 5m प्लस माइनस 5n। तो क्या मैं इसको प्लस माइनस 5m प्लस n लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो भाई ये 5 जो मेरा मुझे बाहर दिखाई दे रहा है, इससे ये शो होता है कि a माइनस सी जो है वो अभी 5 से का मल्टीपल है। तो मैं इसको फाइनली लिख रहा हूं इस तरीके से, क्योंकि मॉडुलस की बात चल रही थी तो मैंने ये प्लस माइनस अब हटा दिया और मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब आप खुद देखो इससे क्या पता चला कि a कॉमा सी जो है, a कॉमा सी वो a कॉमा सी भी रिलेशन में आ रहा है, और अगर a कॉमा सी रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब r जो है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं इक्विवेलेंस क्लास पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये आता है पेपर में। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास किसकी पूछी गई? 1 की पूछी गई, ठीक है। अभी हमने 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी है आपसे, तो मुझे बताना है कि कौन से एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड है। हमें क्या बताना है? एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो मेरे पास रिलेशन क्या था? मेरे पास रिलेशन था a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यही था। तो मैं b की जगह पे ये 1 डाल देता हूं, तो a माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब आप मुझे खुद बताओ, x जो था वो 0 और 12 के बीच में था, तो 0 और 12 के बीच में जो मुझे गिवन सेट दिया था क्वेश्चन में, एक बार फिर दिखा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मुझे गिवन सेट दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ये 0 और 12 के बीच में था, देख लो आप, 0 और 12 के बीच में। तो मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूं जब, तो मुझे ये x जो 0 और 12 के बीच में दिया हुआ है, 0 से लेके 12 तक जो नंबर दिए हुए हैं, मुझे बस ये देखना है कि कौन से नंबर्स पुट करके ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है एक ही जगह पर। तो अब देखो, अगर मैं एक ही जगह पे 1 लेता हूं तो 1 माइनस 1 0 मल्टीपल ऑफ 5। 2 लेता हूं एक ही जगह पे तो 2 माइनस 1 1 नॉट अ मल्टीपल। तो मुझे बस एक ही वो वैल्यूज लिखनी है जिनसे ये कंडीशन, ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन वो सेटिस्फाई हो जाए। तो खुद देख लो आप, 1 तो आपको दिख ही गया कि 1 से जा रहा है। अगर मैं 6 लूंगा, 6 माइनस 1 5 आएगा, मल्टीपल ऑफ 5, तो 6 भी आ गया। इसके बाद मैं 11 लूंगा, 11 माइनस 1 विच इज 10, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 5, तो इसलिए 11 भी आ गया। और कोई नंबर मैं ले नहीं सकता, तो ये मेरी इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंस क्लास, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास है, या 1 से जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, वो हमारे ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 6 और 11, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे भी एक दो क्वेश्चंस में करेंगे तो और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in plane
with R a relation in T given by R is equal to T1, T2, ये दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है यहां पर. T1 is congruent to T2. Show that R is equivalence relation. अगेन पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में बोला T एक सेट है किसका, ट्राइंगल्स का. तो T इंटू टी किया होगा भाई साहब, उसमें से निकाला होगा रिलेशन. ये रिलेशन है. गिवन क्या है कि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है. T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. ये हमारे को रिलेशन गिवन है. मैंने कहा था डायरेक्ट पुट करो भाई, डायरेक्ट पुट कर देते हैं. तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं. सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, क्लियरली T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1. सिंपल सी चीज है. बात समझ आ रही है कि एक ट्राइंगल जो होता है, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. सिंपल सी चीज है. एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. मैंने कहा था ए को डायरेक्ट पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो. तो ये T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 रिलेशन है. तो T1 डायरेक्ट पुट कर दिया ए, जो ट्रू भी है कि एक ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है. तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि T1 जो है वो R में आ रहा है. बात समझ आ गई. फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू ए नहीं, यहां पर T बिलोंग्स टू T. ये T दिया हुआ है यहां पर जो सेट था. तो यहां पर T1 बिलोंग्स टू T. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक पे आते हैं और वही रूल लगाते हैं. सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं अब इसकी कि है या नहीं है, देखते हैं. वही सेम, पहला लेट कर लिया T1 T2 बिलोंग्स टू R. हमने लेट कर लिया. इसका मतलब हुआ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. तो T2 जो है वो भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा. अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, देख लो हमने लेट करा T1 T2 बिलोंग्स टू R, विच मींस कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. तो दिस इंप्लाइज कि T2 T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा. तो अगर T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 भी हमारा रिलेशन में आ रहा होगा. इसका मतलब R जो है वो सिमेट्रिक भी होगा. क्लियर. अब आते हैं तीसरी सिचुएशन पर, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं अब इसकी. अब इसमें दो लेट करने थे. T1 T2 जो है वो R में आ रहा है, विच मीन्स T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. T2 T3 जो है वो हमने लेट कर लिया कि R में आ रहा है. इसका मतलब T2 भी है कॉन्ग्रुएंट T3 के. अब ऑब्वियसली बात है, आपको खुद ही पता है कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे. यानी कि सब तरफ से, हर जगह से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम. लेंथ वाइज जो साइड्स हैं उसकी, एंगल्स, एरिया, एवरीथिंग. तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल 1 है वो ट्राइंगल 3 के, मैंने 2 लिख दिया था गलती से, ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है. ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है. तो इससे पता चलता है कि T1 और T3 जो है वो भी रिलेशन में आ रहा होगा. इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव भी होगा. और ये तीसरा पार्ट हमारा प्रूव होता है. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आता है. तो इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा. क्लियर हो गया. अब आपके लिए एक होमवर्क है कि अगर मैंने ये क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट की जगह सिमिलर कर दिया, ये आपका होमवर्क हो गया एक तरह से. एक क्वेश्चन है कर लेना, इस कॉन्ग्रुएंट की जगह पे मैंने सिमिलर कर दिया. ठीक है. तो अब ये आप सेम क्वेश्चन बिल्कुल, T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद R
a relation in T given by R is equal to T1 T2 where T1 is similar to T2 is equivalence relation। ये आप शोध खुद कर लेना, बहुत ही आसान है। सिमिलर का मतलब जो होता है सेम प्रोपोर्शनल साइज होता है, सेम प्रोपोर्शनल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब लाइन ले लेते हैं एक बार। लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 where L1 is a perpendicular line, L1 is where L1 is perpendicular to L2। अब ये रिलेशन है। अब कह रहा है शो दैट R is symmetric but neither reflexive nor transitive, neither reflexive nor ट्रांजिटिव। भाई उसने तो क्वेश्चन में ही बता दिया क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक करना है। ना तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है ना ट्रांजिटिव प्रूव करना है, मतलब हमें ये प्रूव करना है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है। समझ आ रही है बात को? तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब अगर मैं L1 L1 को डायरेक्ट रिलेशन में पुट करता हूं तो क्या आता है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या आता है डायरेक्ट पुट करने पर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो मैंने लिखा क्लियरली L1 बिलोंग्स टू R मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। ऐसे भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट पुट कर रहे हैं ना, L1 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, और साथ में लिख दो विच इज नॉट ट्रू। देखो लैंग्वेज है, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैंने बताया ही है कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ए को डायरेक्ट रिलेशन में डालना है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नहीं है रिफ्लेक्सिव। तो पिछले क्वेश्चंस में सेटिस्फाई हो रहा था, इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मैंने इसमें भी यही चीज लिखी कि क्लियरली L1 बिलोंग्स टू R का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नहीं हो सकती कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल। ट्रांजिटिव की भी बात करते हैं, देखो ध्यान से, पहले ट्रांजिटिव कर लेते हैं, नहीं प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव दो पार्ट लेट करने होते हैं, L1 L2 बिलोंग्स टू R। क्या मतलब हुआ? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये लेट करा है मैंने। L2 इज L2, L3 बिलोंग्स टू R, ये क्या मतलब हुआ? L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। भाई अगर दो लाइंस ये दो लाइंस किसी एक सेम लाइन के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है? बचपन में पढ़ा है, पैरेलल, यही पढ़ा है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, यही लिखना है कि हमने क्या लिखना है कि L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, therefore L1 is parallel to L3। रीजन दे दो चाहो तो, टू लाइंस perpendicular to same line are parallel to each other। तो इसका मतलब R is not transitive। अब जो हमें प्रूव करना था सिमेट्रिक, उस पर आते हैं। लेट कर लिया L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब आप खुद देख लो, बहुत ही सिंपल है। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो विच इंप्लाइज कि L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगा। एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2
और L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L2 L1 जो है वो भी R में आ रहा होगा, तो thus R is सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट में कंक्लूजन लिख देना अपना, देयरफॉर R is symmetric but neither reflexive nor ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं और मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक ही 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो बनाऊं और उसके अंदर आप पूरा देख भी ना पाओ। तो एक छोटी वीडियो, आधे घंटे तक की वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, पहले आप इनको प्रैक्टिस कर लो और जल्दी ही मैं अगला पार्ट भी डाल दूंगा इसी का ही क्वेश्चंस का, जो और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे और इसी पैटर्न से करेंगे जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएंगी चीजें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इसके कॉन्सेप्ट्स को भी याद कर लेना जो लास्ट वीडियो में भी था, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना जिनको रिलेशन एंड फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या उनको नहीं समझ आ रहा, उनको क्या कहते हैं वीडियो शेयर कर देना, उन लोगों के भी काम आ जाएगा कुछ। और एक और चीज, नेक्स्ट वीक से मैं जेई का फाउंडेशन का प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रहा हूँ अपना, और उसको भी मैं यहीं पे यूट्यूब पे ही अपलोड करने वाला हूँ। तो ये फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन सबसे पहले मैं बेस स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर रहा हूँ। तो अभी मैं जेई फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को कराऊंगा जिससे कि आप लोगों का एक बेस पक्का तैयार हो जाएगा, तो आप आगे मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि बिना फाउंडेशन के कुछ नहीं होता है। और फाउंडेशन के नाम पे आपको पता है कि इंस्टीट्यूट्स में क्या चल रहा है, और मैं वो चीज नहीं कर रहा, मैं प्रॉपरली आपको फाउंडेशन का मतलब फाउंडेशन ही करवाने वाला हूँ। और मैं अपनी वीडियोस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा अपलोड करना, आप लोग देखना, प्रैक्टिस करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, उनके भी काम आएगा और आपके भी काम आएगा। थैंक यू सो मच।